ज्यादातर लोगों का मानना है कि 15 अगस्त 1947 को रात के ठीक 12 बजे जब दुनिया सो रही थी। हाँ, भारत पूरी तरह से एक स्वतंत्र और संप्रभु देश बन गया था। बिल्कुल, मतलब ये एक ऐसी तस्वीर है ना जो बचपन से हमारे दिमाग में बिठाई गई है। एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं कहूं कि तकनीकी रूप से या कानूनी नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना? असल में आजादी के उस जश्न के कई सालों बाद तक भी कागजों पर हमारे राज्य के प्रमुख ब्रिटेन के राजा ही थे। और ये बात ना ऐतिहासिक और कानूनी सच्चाई है। मतलब ऐतिहासिक बदलाव कभी भी एक झटके में या किसी एक रात के 12 बजने पर पूरे नहीं होते। राइट। जब हम इस पूरी जर्नी का विश्लेषण करते हैं, औपनिवेशिक शासन से एक संप्रभु गणतंत्र बनने तक की, तो पता चलता है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जिन्हें बस सरसरी तौर पर पार कर लिया जाता है किताबों में। तो चलिए इस पूरी बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है। ये समझना है कि आज हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं ना, उसकी नींव में क्या क्या शामिल है। हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि 15 अगस्त को मिली वो जो आज़ादी थी और 26 जनवरी को जो हमारा संविधान लागू हुआ, उन दोनों के बीच का जो फासला है। एग्जैक्टली, उस 2.5-3 साल के फासले में असल में हुआ क्या था। और उससे भी बड़ा सवाल जो आज के सोर्स से निकल कर आता है कि क्या आज हम सच में एक गणतंत्र हैं या सिर्फ कागजों पर हमने एक व्यवस्था खड़ी कर दी है। देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सबसे पहले गणतंत्र शब्द के जन्म से पहले की स्थिति को समझना होगा। मतलब 1947 से पहले का समय। हाँ, 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले तक भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, यानी कॉलोनी था। राइट। कॉलोनी का सीधा सा मतलब है कि पूरा कंट्रोल बाहर से हो रहा है। बिल्कुल, निर्णय लेने की शक्ति या कहें संप्रभुता, सब कुछ किसी बाहरी ताकत के हाथ में है। भारत में कोई भी कानून बनना हो या सेना को कहीं भेजना हो, ये सब लंदन में बैठी संसद तय कर रही थी। ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया और 15 अगस्त का दिन आया, तब तो ये कंट्रोल खत्म हो गया ना। हाँ, नियंत्रण खत्म हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो फिर हम पूरी तरह से आजाद क्यों नहीं कहलाए? मेरी समझ से तो अंग्रेज चले गए और सत्ता हमारे नेताओं के हाथ में आ गई थी। अंग्रेज जमीन से चले गए थी, लेकिन कानूनी ढांचे से नहीं। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बल्कि एक डोमिनियन बना था। डोमिनियन, अच्छा। और ये स्थिति 25 जनवरी 1950 तक बनी रही। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि भारत की अपनी चुनी हुई सरकार थी जो देश के भीतर के सारे फैसले खुद ले रही थी। तो फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत नहीं थी, लेकिन तकनीकी रूप से राज्य का प्रमुख या कहें हेड ऑफ स्टेट अभी भी ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज 6 थे। अरे बाप रे। हाँ, और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत में गवर्नर जनरल मौजूद था। पहले लॉर्ड माउंटबेटन और उसके बाद सी राजगोपालाचारी। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। अगर हमारी अपनी सरकार थी, हमारे अपने प्रधानमंत्री थे, तो हमें ब्रिटिश राजा को हेड ऑफ स्टेट बनाए रखने की जरूरत ही क्या थी? ये एक बहुत ही व्यावहारिक आवश्यकता थी। तो इसका मतलब डोमिनियन एक ऐसे किराएदार की तरह है जो घर का सारा काम और नियम खुद तय करता है, लेकिन मकान मालिक का नाम कागज पर अभी भी किसी और का ही लिखा हुआ है। आपकी ये किराएदार वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। लेकिन सोचिए, एक ऐसा देश जिस पे 200 साल से एक बाहरी शक्ति राज कर रही हो, क्या रातों रात उसकी पूरी प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था को शून्य से खड़ा किया जा सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत ये तय किया गया कि जब तक भारत अपना खुद का संविधान नहीं बना लेता, तब तक पुराना सिस्टम चलेगा। हाँ, तब तक देश का प्रशासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही चलेगा। और चूंकि ये एक ब्रिटिश कानून था, इसलिए तकनीकी रूप से उस संक्रमण काल में हम एक डोमिनियन ही रह सकते थे। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा प्रशासनिक समझौता था जिसके बारे में यार ज्यादा बात नहीं होती। बिल्कुल, हम सीधे 15 अगस्त से 26 जनवरी पे जंप कर जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारी असली मंजिल 15 अगस्त नहीं बल्कि वो दिन था जब हमारा अपना संविधान तैयार हुआ। और यहाँ हमारे सोर्स में एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। हमारा संविधान 26 जनवरी को नहीं बल्कि 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। हाँ, उस दिन संविधान सभा ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और हमने अनुच्छेद 394 के तहत नागरिकता और चुनाव आयोग से जुड़े कुछ नियम तुरंत लागू भी कर दिए थे ना। एग्जैक्टली।
26 नवंबर 1949 को हम आज संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, नागरिकता तय करना ना उस समय की सबसे बड़ी और तात्कालिक जरूरत थी। क्योंकि विभाजन हो चुका था। एग्जैक्टली लाखों शरणार्थी सीमा के इस पार और उस पार जा रहे थे। यह तय करना बहुत जरूरी था कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। इसी तरह चुनाव आयोग का गठन भी जरूरी था, ताकि आम चुनाव करवाए जा सके। हाँ, इन बुनियादी चीजों को टाला नहीं जा सकता था। लेकिन यहीं पर मेरा एक सवाल है, अगर संविधान 26 नवंबर को बन गया था तो कुछ नियम उसी दिन क्यों लागू किए गए? क्या सब कुछ 26 जनवरी के लिए नहीं रोका जा सकता था, या फिर बाकी पूरे संविधान को 2 महीने के लिए क्यों रोक कर रखा गया? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब ये तो एक नवजात देश के लिए बहुत बड़ा रिस्क था ना, कि 2 महीने तक एक आधे अधूरे संविधान के साथ देश चलाना। देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एक राष्ट्र अपनी ऐतिहासिक स्मृतियों को अपने कानूनी ढांचे के साथ कैसे जोड़ता है। 26 जनवरी 1950 का दिन कोई रैंडम तारीख नहीं थी। अच्छा। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी ऐतिहासिक स्मृति थी। अगर हम 20 साल पीछे जाएं, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। राइट, लाहौर अधिवेशन। उस अधिवेशन से पहले तक भारत के ज्यादातर नेता अंग्रेजों से सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की ही मांग कर रहे थे, लेकिन वहां पहली बार ये प्रतिज्ञा ली गई कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरी तरह से आजादी। हाँ, और इसी पूर्ण स्वराज के संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहली बार प्रतीकात्मक स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ओह हाँ, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। बिल्कुल, उस दिन से ही लोगों के दिलों में 26 जनवरी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। तो जब 1947 में आजादी मिली तो वो 15 अगस्त को मिली, जो ब्रिटिश सरकार ने तय की थी। राइट, वो माउंटबेटन वाली तारीख। हाँ, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी उस 26 जनवरी की भावनात्मक अहमियत को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए ये तय किया गया कि इस नए स्वतंत्र भारत के सबसे पवित्र दस्तावेज को लागू करने के लिए हम 26 जनवरी तक का इंतजार करेंगे। और क्या गजब का पल रहा होगा वो यार। 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ, उसने एक झटके में ब्रिटिश काल के दोनों बड़े कानूनों को पूरी तरह रद्द कर दिया। 1935 का एक्ट और 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट दोनों खत्म। उसे एक पल में कागजों पर जो राज्य का प्रमुख ब्रिटिश सम्राट था वो हट गया। सत्ता और संप्रभुता पूरी तरह से भारत की जनता के हाथों में आ गई। हम एक डोमिनियन से एक संप्रभु गणतंत्र बन गए। यही वो पल था जब हमने अपनी राजनीतिक नियति का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की तुलना दुनिया के कुछ और देशों से करें तो हमारे सोर्स में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास दिखने को मिलता है, खासकर अमेरिका के मामले में। हाँ, अमेरिका का उदाहरण इस संदर्भ में बहुत ही सटीक है। वहां भी एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम चला था। बिल्कुल, अमेरिका की 13 कॉलोनियों ने 4 जुलाई 1776 को अपनी आज़ादी की घोषणा की थी, यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने बस ये कह दिया कि हम आज से ब्रिटेन के अधीन नहीं हैं। लेकिन क्या ब्रिटेन ने ये आसानी से मान लिया था? बिल्कुल नहीं। इसके बाद लगभग 7 साल तक एक भीषण युद्ध चला। असल में अमेरिका को आज़ादी सितंबर 1783 में पेरिस की संधि के बाद मिली। मतलब घोषणा तो कर दी, लेकिन जमीन पर आज़ादी 7 साल बाद मिली। हाँ, जब इंग्लैंड ने आधिकारिक तौर पर उन्हें एक स्वतंत्र देश माना। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस आज भी 4 जुलाई को मनाता है, यानी अपनी घोषणा की तारीख को, ना कि अपनी वास्तविक आज़ादी की तारीख को। और भारत के मामले में ठीक इसका उल्टा हुआ। एग्जैक्टली। हम अपना स्वतंत्रता दिवस अपनी वास्तविक आज़ादी की तारीख यानी 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी पुरानी प्रतिज्ञा को भुलाया नहीं। हमने उसे अपने गणतंत्र दिवस के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब जब हम 26 जनवरी और गणतंत्र की बात कर रहे हैं तो हमें इस शब्द की गहराई में भी जाना चाहिए। गणतंत्र या रिपब्लिक आखिर है क्या? गणतंत्र लैटिन शब्द रेस्पब्लिका से आता है, जिसका मतलब होता है जनता की संपत्ति या पब्लिक मैटर। यानी देश किसी राजा की जागीर या उसकी निजी संपत्ति नहीं है। ठीक यही बात। गणतंत्र का सबसे मुख्य लक्षण ये है कि यहाँ हेड ऑफ स्टेट हमेशा निर्वाचित या चुना हुआ होता है और हर पद हर नागरिक के लिए खुला होता है। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक निर्वाचित राष्ट्रपति बने। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना उन देशों को देखना बहुत जरूरी है जो आज भी संवैधानिक राजतंत्र या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहलाते हैं, जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जापान। और हमारा पड़ोसी देश भूटान भी। इन देशों का लोकतंत्र है, जनता वोट डालती है,
लेकिन राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है। यही राजतंत्र और गणतंत्र के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। वहां लोकतंत्र है, लेकिन वे गणतंत्र नहीं है। तो क्या हम संवैधानिक राजतंत्र को एक ऐसी कंपनी की तरह मान सकते हैं जहां फैसले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संसद लेती है, लेकिन कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हमेशा मालिक का बेटा या बेटी ही होता है? बहुत ही शानदार एनालॉजी है। जबकि गणतंत्र में कोई भी उस पद तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। देखिए, ब्रिटेन में 1688 की जो गौरवफुल क्रांति के बाद राजा की शक्तियां संसद को दे दी गईं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से राजतंत्र कायम रहा। एक रबर स्टैंप की तरह। हाँ, जबकि भारत ने इस प्रतीकात्मक राजशाही को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। और यहीं से हम अपनी चर्चा के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से में प्रवेश करते हैं। कागज पर तो ये तय हो गया कि कोई भी आम नागरिक सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, लेकिन क्या आज के समाज में ये पूरी तरह से सच है? ये वो बिंदु है जहां हमारा सोर्स गणतंत्र को दो स्तरों पर परखता है, प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल और वास्तविक यानी सब्सटैंटिव गणतंत्र। अगर हम प्रक्रियात्मक गणतंत्र की बात करें तो वो तो हैं, चुनाव होते हैं, कोई राजा नहीं है। लेकिन वास्तविक गणतंत्र पर सोर्स कुछ गंभीर सवाल उठाता है। क्या सत्ता और अवसर तक पहुंच में जन्म, वंश या जेंडर की कोई भूमिका नहीं रह गई है? तो अगर हम इन सवालों को देखें, जैसे राजनीति में वंशवाद या डायनेस्टी पॉलिटिक्स, क्या आज भी ऊंचे पदों पर पहुंचना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप किस परिवार में पैदा हुए? सोर्स यही पॉइंट हाईलाइट करता है। और ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। न्यायपालिका में कोलेजियम सिस्टम को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि क्या ये भाई भतीजावाद को बढ़ावा देता है? और महिलाओं या SC ST OBC के प्रतिनिधित्व की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। अवसर तो खुले हैं, लेकिन सीढ़ियां सबके लिए समान नहीं है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनकर पूछना चाहूंगा, कई लोग कह सकते हैं कि ये सब तो सिर्फ योग्यता या मेरिट का मामला है ना? योग्यता का तर्क सतह पर सही लगता है, लेकिन सोर्स के अनुसार क्या एक ऐसी व्यवस्था में सच्ची योग्यता तय की जा सकती है जहां शुरुआत ही गैर बराबरी से होती हो? जैसे जाति व्यवस्था जो जन्म से इंसान का पेशा तय कर देती है। एग्जैक्टली। ये गणतंत्र के मूल विचार के ही खिलाफ है। ये बात समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी लागू होती है। अगर समाज ये मानता है कि महिलाओं का काम केवल घर संभालना है, तो ये उन्हें शीर्ष पदों तक पहुंचने से रोकता है। हाँ, बाहरी राजशाही को उखाड़ फेंकना आसान था, लेकिन समाज के भीतर से उन रिपब्लिकन मूल्यों को अपनाना, जहां किसी के जन्म का उसके भविष्य पर कोई असर न हो, यह एक लंबी प्रक्रिया है। तो क्या हमें प्रक्रियात्मक गणतंत्र से वास्तविक गणतंत्र बनने के लिए अभी एक लंबा सफर तय करना है? बिल्कुल, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज की इस गहन चर्चा ने सच में इतिहास के कई धागों को सुलझा दिया है। हमने देखा कि कैसे भारत एक कॉलोनी से डोमिनियन बना, और कैसे हमने 26 जनवरी को चुनकर खुद को एक संप्रभु गणतंत्र के रूप में स्थापित किया। और सबसे अहम बात, एक प्रक्रियात्मक हार्डवेयर तो हमारे पास है, लेकिन वास्तविक गणतंत्र का सॉफ्टवेयर विकसित करना अभी बाकी है। सही कहा। तो अपनी चर्चा को समेटते हुए श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत का शासन, तो क्या एक सच्चा गणतंत्र वो नहीं है जो अल्पसंख्यक या समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को भी ये विश्वास दिला सके कि ये देश उतना ही उसका है जितना किसी और का? ये बहुत ही गहरी बात है। इस पर विचार करें कि आपके रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कौन से विशेषाधिकार हैं जिन्हें हम बहुत सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जो शायद एक सच्चे गणतंत्र के विचार को चुनौती देते हैं। इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।